अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जनाब। बहुत सारी बातें हैं करने वाली। अरशद साहब का कीनिया में केस दोबारा जीत चुकी हैं उनकी अहलिया, उस पर बात करनी थी कुछ, लेकिन आज नहीं करूँगा। वो डिटेल में बात करने वाली आगे जाके करेंगे कुछ दिनों तक। आज बात करना चाहता हूँ, इमरान खान का डर है या बयानियाँ हार चुके? ये बड़ा अहम सवाल है, आपको समझ आएगा मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ। साथ साथ मैं बात करना चाहता हूँ नवाज शरीफ का माजी और गंडापुर का हाल। कल से ख्वाजा आसिफ साहब और नून लीग बहुत फुदक रही है कि गंडापुर बड़ा दुश्मनों का एजेंट है, तो उस पर बात करना चाहता हूँ। साथ ट्रंप ने हमें सजी दिखा के खबी मार दी। अब आप कहेंगे वो कैसे? वो नंबर्स के साथ आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है। और साथ साथ जो लंबा टॉपिक है मेरा, कल एक दो लोगों ने बात की थी कि यार आप पहले ब्रेक डाउन करते थे फैसले का, आपने कल किया नहीं फैसलाबाद वाले फैसले का। मुझे भी शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा यार वाकई। तो फिर सुबह हमने कप पेंसिल पकड़ के तैयारी करके इसका मुकम्मल ब्रेक डाउन कर दिया और इसका हमने क्रक्स ये निकाला है कि इस फैसले ने कानून को चूसनी पकड़ा दी। वो कैसे, वो आपको समझ आएगा। सबसे पहले जनाबे वाला एक मुझे कमेंट आया हुआ है। अब मेरी नज़र थोड़ी कमज़ोर है तो कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। ये सरा सरक पता नहीं क्या भाई है, वो है। उन्होंने मुझे कहा है कि मैंने 3-3 दफ़ा वीलॉग देखा, मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ, तो आपको आपकी मूछों की कसम मेरा कमेंट सेव कर लो। वीरा तेनू तेरी मुछ दी कसम, मेरे सवालों का जवाब दो। इफ़ दे नो दैट आईके इज़ ख़त्म देन ब्रो आस्क देम टू रिलीज हिम, व्हाई अफ्रेड ऑफ हिम। तो जनाबे वाला ये जो है ये मेरे पहले जो टॉपिक है उससे रिलेटेड था। मैंने कहा आपको ये बता दूं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। एक सुबह हमारे थिंक टैंक में सवाल गूंजा कि जनाबे वाला इस टाइम फील्ड मार्शल साहब इज इन टोटल कंट्रोल, गवर्नमेंट इज कंफर्टेबल, पीटीआई इज इन डिसरे, प्रोटेस्ट ये कर नहीं सकते, बंदे इनके निकल नहीं रहे। तो ये कन्विक्शंस किस लिए, ये जमहूरियत का मजाक किस लिए उड़ाया जा रहा है, ये बिस्ती किस लिए फरमाई जा रही है? मेरा आर्गूमेंट ये था, ये इमरान खान का डर है कि इमरान खान इतना मजबूत है, इतना वो ताकतवर है कि ये जो लोहे का सिस्टम बनाया हुआ है इसको वो किसी भी टाइम पे छंड सकता है। ये लोहे का जो सिस्टम नज़र आ रहा है बाहर से, ये इमरान खान शीशे का घरौंदा इसको बना सकता है विद इन अ फ्यू मिनट्स। और इमरान खान का डर है, इमरान खान का खौफ है, जो ये कोशिश की जा रही है, कसम खाई जा रही है कि तहरीक इंसाफ को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, इसको फारिग कर देंगे, इसका एक बंदा भी नहीं छोड़ेंगे। फिर हमारे थिंक टैंक के एक और साहब हैं, उन्होंने आगे कहा, उन्होंने कहा जनाबे वाला बेसिकली जो DGISPR हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो कॉन्स्टेंटली एक बयानियाँ बेचते रहे हैं कि जी 9 मई एक बहुत बड़ी साजिश थी, 9 मई एक बहुत बड़ी साजिश थी। तो डिस्पाइट दिस अब वो बयानिया के ट्रैप में आके ये इस किस्म की जाली कन्विक्शंस कराई जा रही हैं कि अगर ये कन्विक्शंस ना हुई तो इमरान खान की बात सच साबित हो जाएगी कि जनाबे वाला ये 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो इस चक्कर में आके तो दबो दब जो है कन्विक्शंस करवाई जा रही हैं, जिस पे एक काउंटर सवाल मेरा भी है कि जनाबे वाला, बल्कि एक थिंक टैंक के एक बंदे ने सवाल डाला है कि जनाबे वाला 9 मई का बयान है तो आप 8 फरवरी को हार गए थे, तो कन्विक्शंस किस लिए? तो मैंने उस पर कहा कि नहीं, वो अपनी तरफ से तो जीत गए थे अगले दिन 9 फरवरी को सारे फॉर्म 47 के। तो मेरा ख्याल है उस पर डबल है। ये आपके लिए सवाल है जनाबे वाला कि आप लोग बताइए मुझे कि क्या हार गए थे, क्या जीत गए थे। अच्छा, नवाज शरीफ की बात करनी थी और गंडापुर की बात करनी थी, मैं आगे करता हूँ। पहले कर लेते हैं जनाबे वाला, कल के फैसले की बात करें या अमेरिका की बात करते हैं। अच्छा, अमेरिका की बात हो रही है जी जनाबे वाला। कल ट्रंप साहब ने बताया कि हमारा तेल निकल आया है। मेरा पूरा दिन इस खुशी में गुजरा कि हमारा तेल निकल आया है। मैं लपता रहा कि तेल किधर है, मैं देख देख के चलता रहा, चलते हैं दबे पाँव कि कोई तेल से तिलक ना जाए, लेकिन वो तेल नहीं निकला। फिर मैं रात को सो गया, मैंने कहा चलो तेल तो हमारे पास ही लब जाएगा, हमें कल नहीं तो परसों मिल जाएगा। हमें वज़ीर आज़म बता देंगे कि हेयर इज द ऑयल and we will be a oil producing company and we will be like Middle East and Shehbaz Sharif will be declared Badshah Salamat. खैर Badshah Salamat will be, somebody else will be declared Badshah Salamat. चलो, you getting the point. तो चोई साहब फिर होया है कि मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मुझे पता चला कि ट्रंप ने हमारा तेल निकालने के साथ साथ हम पे 19% टैरिफ भी डाल दिए। और वो जो तेल निकला था वो अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है, हमने उसके साथ सौदा तय कर लिया है तेल खरीदने का। इससे पहले हम मिडिल ईस्ट से UAE और सऊदी अरेबिया मेनली होता है जहां से तेल खरीदते हैं, क्योंकि वी आर नॉट एन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी। लेकिन अब हम अमेरिका से तेल खरीदेंगे। तो इस पे हमने चंद महान बिजनेसमैनों को मैसेज किया। उन्होंने कहा जनाबे वाला देखें, लोएस्ट
बांग्लादेश से भी 1% कम टैरिफ लगा है। इंडिया पे 25%, बांग्लादेश में 20%, हमारे पे 19%। हम छा गए हैं। और देखें तेल जो अमेरिका हमें दे रहा है वो बिलो ब्रेंट दे रहा है, तो बड़ा सस्ता पड़ेगा तेल। तो हमारे शातिर दिमाग ने सोचा कि इसका जरा हिसाब किताब लगा लिया जाए। ठीक है, अब क्या हमें गुड डील मिली है। आप यूएस ऑयल वर्सेस सऊदी ऑयल पहले चेक कर लेते जो गुड डील है वो चेक कर लेते। हम कहते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि जनाबे वाला बिलो ब्रेंट मिल रहा है हमें, तो हम कहते हैं जी $55 जो है WTI पे हमें मिल रहा है, यानी कि हमें अमेरिका $10 सस्ता दे रहा है या $15 सस्ता दे रहा है। 70 मार्केट रेट है, हमें मिल रहा है जनाबे वाला 55 पे। अब ट्रांसपोर्टेशन कम से कम ये 12,000 किलोमीटर से ज्यादा की ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, रिफाइनिंग कॉस्ट ये क्योंकि हम सऊदी ऑयल प्रोसेस करने की हमारी रिफाइनरीज हैं तो ये लेस कंपेटेबल है, तो हमें कुछ ट्वीक्स पड़नी पड़ेगी। तो ये क्योंकि हम $75 का ऑयल हम 55 में खरीद रहे हैं कि 65 का 55 में खरीद रहे हैं, तो हमें $3 पर बैरल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगी ज़्यादा, और $5.5 पर बैरल हमें पड़ जाएगा रिफाइनिंग कॉस्ट इसकी। तो टोटल हमें किधर 64, 63, $63.5 पे पड़ जाएगा। सऊदी अरेबिया ऑयल बड़ा महंगा था, इसका जनाबे वाला $70 पर बैरल ये हमें दे रहे थे। 1300 किलोमीटर दूर से आता तो $1 पर बैरल ट्रांसपोर्ट पड़ती थी, रिफाइनिंग $3 पड़ती थी, तो ये $74 पर बैरल पड़ गया, यानी कि $10 पर बैरल हमें सस्ता पड़ गया। वाह जी वाह, जबरदस्त। तो अगर हम 50,000 बैरल पर डे यानी कि 18.25 मिलियन बैरल पर ईयर मंगाएंगे तो टोटल हम $210 मिलियन बचा सकते हैं, जो कि 58 या 59 कर लेते हैं, चलें 60 बिलियन रुपीस कर देंगे। लेकिन कैच क्या है, ये डेफर्ड नहीं है। ठीक है, सऊदी अरेबिया $1.2 बिलियन का हमें ईयरली डेफर्ड पेमेंट देता है। यूएस की भाईजान फॉरेन से पहले हमें अपफ्रंट पैसे देने पड़ेंगे, प्राइवेट कंपनी है तो बोरोड करने पड़ेंगे। लोन का मतलब है $100-200 मिलियन पर ईयर का इंटरेस्ट होगा, तो नेट सेविंग जो हम $210 मिलियन कर थे वो रह गई पीछे $100 मिलियन। ये कैलकुलेशन आपको समझ आती है। लेकिन हमने $100 मिलियन का अमेरिका से तेल लेके फायदा उठा लिया। अब आगे चलते हैं। इसके बदले अमेरिका ने हम पे लगा दिया 19% टैरिफ। 19% हमारा टैरिफ लगा दिया है। इसका क्या मतलब होगा, हमारी जो सरकारी आदादोशुमार है 6.3 बिलियन की टोटल जो है वो एक्सपोर्ट्स थी, जिसमें 4.8 बिलियन 80% हमारी टेक्सटाइल की थी। प्रीवियस टैरिफ एवरेज कम थी, टेक्सटाइल पे 17% थी और इस पे बाकी 2.5% थी। अब फ्लैट टैरिफ हो गया हमारा जनाब, LG फ्लैट टीवी आपने सुना था, तो फ्लैट टैरिफ हो गया 19%। तो इसमें क्या होगा, हमारा बेस जो है सबसे कम से कम नुकसान होगा $450 मिलियन का, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा 800 से $1 अरब का, यानी कि हमें 190 से 130 मिलियन 130 अरब रुपए का, और वर्स्ट केस में हमें 280 अरब रुपए तक का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा 50,000 से 1 लाख नौकरी हमारी जा सकती है जो एक्सपोर्ट्स कम होंगी जिसकी वजह से, टैरिफ की वजह से, और नेट रिजर्व्स हमारे हैं 9 अरब रुपए। तो $500 मिलियन का लॉस का मतलब है हमारे 5% नेट रिजर्व्स उड़ गए। अब क्या है जी, अब मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 210 मिलियन का गेन, बीच में से इंटरेस्ट कॉस्ट 100 मिलियन निकाल दिया, बीच में से एक्सपोर्ट लॉस 100 मिलियन 300 मिलियन निकाल दिया, नेट इम्पैक्ट जो लॉस है हमारा वो 90 से 400 यानी कि 25 से 70 बिलियन आ गया। ये नेट हमारा लॉस इस टाइम पे बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। तो ऑयल सेविंग से गेन है, ठीक है। नेट इम्पैक्ट फिर भी $300 मिलियन का नुकसान होगा इस डील में, जो कि कल से हम बता रहे थे, ट्रम्प साहब आपका बड़ा शुक्रिया, आपने ये डील की, शबाना रोज़ मेहनत करके इस डील को हम पाया तकमील तक पहुंचा नहीं सकते क्योंकि ये बड़ी फुदूसी डील है। अच्छा जनाबे वाला, अब आ जाएं आगे। अब पहले हम करते हैं जनाबे वाला ये तिया पांचा क्विकली जो कल का फैसला आया, फैसलाबाद का जो बड़ा शानदार फैसला है, उसने जूरिस्प्रूडेंस की तारीख में मिसालें कायम कर दी हैं। इसमें जनाबे वाला विटनेसेस का पहले हम तिया पांचा करते हैं। इसमें थे प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 23 असमत कमाल साहब। ये जनाब रोज होटल कंस्पिरेसी के विटनेस थे। इन्होंने कहा जी मैंने एक सीक्रेट PTI की मीटिंग अटेंड की 4 अप्रैल 2023 को, जो कि थी चक्री के मुकाम पर, जहां पर इमरान खान ने प्लान किया वायलेंस माफ कीजिएगा। उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन में झूठ,
कोई एंट्री एग्जिट का रिकॉर्ड नहीं था रोज होटल का, कोई रपट पुलिस में दर्ज नहीं कराई थी चक्री थाने में या पिंडी में, वो ड्यूटी करते लाहौर से आए हुए थे उस दिन, करवाना पड़ता है। होटल के स्टाफ के किसी बैरे का नाम नहीं बता सके। ये बताया कि भाईजान वो पीटीआई के लोकल लीडरों को पहले से जानता था। ठीक है, अगर उसके पास प्रूफ नहीं है तो ये कैसा विटनेस है? दूसरा है हसाम अफजल, प्रोसिक्यूशन नंबर विटनेस 19, और खालिद ये है प्रोसिक्यूशन विटनेस 36। ये जमान पार्क मीटिंग के विटनेसेस हैं, ये स्टार विटनेसेस थे। इन्होंने कहा जी हमने इमरान खान को इंस्टिगेट करते सुना है वायलेंस को जमान पार्क में मई 7 और 9 मई को। क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या झूठ पकड़े गए? ऑडियो वीडियो प्रूफ कोई नहीं है, पुलिस डिप्लॉयमेंट लॉग कोई नहीं है, कॉन्ट्रडिक्ट करते रहे दोनों एक दूसरे को, गलत बयानी करते रहे। जैन कुरैशी के बारे में झूठ साबित, फवाद चौधरी के बारे में झूठ साबित, ख्याल कास्त्रो के बारे में झूठ साबित। ये नहीं बता सके कि जमान पार्क के अंदर कैसे बढ़ गए, ये नहीं बता सके कि वहां पर 50 बंदा बैठा था, मेज के नीचे छुपा कैसे, किसी को पता क्यों नहीं चला। दरवाजे का रंग नहीं बता सकता, मेन दरवाजे से लकड़ी के दरवाजे का डिस्टेंस नहीं बता सका। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उस दिन ये हसाम अफजल छुट्टी पर था। कोई इसके पास दस्तावेजाती सबूत नहीं था कि मैं सर्विलेंस पर तैनात हूं, कोई वारंट नहीं था। उसके बाद आ जाते हैं अब्दुल जब्बार एसएचओ, स्टार विटनेस, कि जी मैंने आइडेंटिफाई किए अटैकर्स को और वेपन्स को रिकवर किया। अच्छा, अब इसका झूठ कैसे पकड़ा गया क्रॉस एग्जामिनेशन? फैजुल्ला कमोका का ये कहता है नाम मुझे एक अननोन नामालूम अफसर ने दिया था जो मैंने डाल दिया। कामरान विर्क जो है वो इसको पहले से जानता था, लेकिन उसके बावजूद इसने आईडी परेड में डाल दिया, आईडी परेड पूरी की पूरी खराब कर दी। कोई फोरेंसिक प्रूफ नहीं था कि भाईजान मैंने जो पेट्रोल लकड़ियां शकड़ियां निकाली हैं, ठीक है, और ये एक्सप्लेन नहीं कर सका कि भाईजान राना असद महमूद को क्यों पकड़ा है जी, उसका वेरीफाइड एलिबाई था, उसका वो था, ठीक है। अनरिलायबल टेस्टिमोनी, पूरी की पूरी एफआईआर सस्पेक्ट हो जाती है इसकी अकेले की गवाही से। उसके बाद ये मजर इकबाल हरल, ये मजिस्ट्रेट है जिसने आईडी परेड कराई है जी, शनाख्त परेड कराई है, ये एक जिंगल आला हुर किस्म का मजिस्ट्रेट है। इन्हें कहा जी मैंने फेयर आइडेंटिफिकेशन परेड कराई। क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, शनाख्त परेड की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी। डमीज के बारे में पूछा, डमी का मतलब हुआ कि एक बंदा असली है तो बाकी जो जाली बंदे डाले हुए हैं जो एक जैसे मिलते जुलते दिखाई देने चाहिए। शनाख्त परेड आपने फिल्मों में देखी होगी, जब कहते जज साहब ये है वो पापी दुष्ट, तो वो पापी दुष्ट सारे एक दूसरे से मैचिंग नहीं थे, वो अजीब अजीब से लोग डाले हुए थे, ठीक है। एज हाइट एक्यूज की नहीं थी। अब्दुल हसीब टीपू जो था जिसको आइडेंटिफाई किया रिजवान ने, लेकिन रिजवान ने कोर्ट में कभी गवाही नहीं दी, ठीक है। आईडी प्रोसेस पूरा फ्लॉड था, इसका मतलब है पूरी आइडेंटिफिकेशंस आर इनवैलिड, लेकिन जज साहब ने इग्नोर किया। फैसल महमूद सोशल मीडिया एक्सपर्ट आया जी एक, इसका क्लेम टू फेम क्या है? फैसल महमूद प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2 है ये। इनका क्लेम टू फेल ये कि इन्होंने सोशल मीडिया से इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस डाउनलोड करके दे दिए। 10 साल का बच्चा आजकल इससे बेहतर काम कर सकता है वैसे, लेकिन अच्छा कोई मेटाडेटा टाइम स्टैम्प कुछ नहीं है कि ये वीडियो नोट हो गया। रैंडम वीडियो डाउनलोड करके आप जज को दिखा देंगे, जज साहब ये मैंने डाउनलोड की थी 9 मई की वीडियो, जज कहेगा वेरी गुड। कोई मेटाडेटा होता है कहाँ से डाउनलोड की, कोई वो होता है, स्क्रीनशॉट काफी नहीं होता भाई। अच्छा, उसके बाद एडिट हुए हुए स्क्रीनशॉट पेश किए गए, ओरिजिनल फाइल भी नहीं पेश की गई अदालत में। उसके बाद ये कंफर्म नहीं कर सका कि भाईजान ये आपने देखा है होते हुए, आप कंफर्म कर सकते हैं आपको पकड़ा है? नहीं। चेन ऑफ कस्टडी कोई नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे एक ये क्या नाम है, फैसल महमूद साहब, ये अपने दफ्तर में बैठे हैं, इन्होंने स्क्रीनशॉट लेके डाल दिए, जज इस पे गवाही दे देगा। उसके बाद अदनान रशीद है, ये प्रोसिक्यूशन विटनेस 16 है, ये मेडिकल अफसर है। इसका क्लेम टू फेम क्या है कि मैंने इंजरीज टू पुलिस अफसर इन्होंने कंफर्म किया, इन्होंने मेडिको लीगल किया जी। इन्होंने एडमिट किया जी कि कोई सबूत नहीं था कि ये प्रोटेस्टर ने मारी है, ठीक है। कुछ इंजरीज जो थी शुजा साहब की खास तौर पे, वो माने कि ये गिरने से लगी है, अटैक से नहीं लगी, ये गवाही भी मान ली गई, ठीक है। अब आईडी परेड रिग थी, कंस्पिरेसी विटनेसेस जाली थे, मेडिकल रिपोर्ट झूठी थी, सोशल मीडिया वाला जो एक्सपर्ट था वो मैनिपुलेटेड था, तो फिर ये केस झूठ के ऊपर खड़ा है। अब आ जाते हैं आगे, सॉरी वीलॉग जरा लंबा हो रहा है, ये मजीद लंबा होगा क्योंकि मेरे पास बातें करने को बहुत कुछ है। अच्छा, अब इसमें डिफेंस का आर्गुमेंट इग्नोर कैसे किया गया कि भाईजान सीसीटीवी फुटेज नहीं थी, ना रोज होटल की ना जमान की। असमत कमाल ने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं साबित कर सकूं कि मैंने मीटिंग अटेंड की। जज ने पेज नंबर 44-45 पे कहा है कि द टेस्टिमनीज ऑफ हसाम अफजल एंड असमत कमाल एस्टैब्लिश दैट मीटिंग्स वर हेल्ड, द डिफेंस ऑब्जेक्शंस आर ओवररूल्ड एज द प्रोसिक्यूशन हैज सफिशिएंटली प्रूवन कंस्पिरेसी। उसने कोई एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे कंस्पिरेसी प्लेज हुई, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई रिकॉर्डिंग, कुछ भी नहीं लगा हुआ। असमत कमाल खुद प्रूव कर चुका है भाईजान के मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो ये वायलेशन किसकी हुई है? कानून शहादत आर्टिकल 59 बेस्ट एविडेंस रूल की। मेहनत मेरी आप चेक कर रहे हैं, मेहनत ये इतनी जल्दी कोई वकील भी नहीं आपको बता सकता। चोई साहब
दूसरा जी, डिफेंस आर्गुमेंट कथा आईडी परेड्स वर रिग्ड, जो मैंने ऊपर आपको बता दिया, ठीक है, कामरान विल पहले से जानता था। जज साहब ने कहा आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड बाय द लर्निंग मजिस्ट्रेट आर वैलिड, माइनर डिस्क्रिपेंसीज डू नॉट अफेक्ट देयर करियर। छोटे छोटे एक बंदे की मूछें नहीं थी, मूछें डाल दी, इससे क्या फर्क पड़ता है, हम इनको जेल में डालना चाहते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे ये अब लीगल कंप्लाइंस नहीं की, इस केस है एक अब्दुल रज़ाक वर्सेस स्टेट, डमीज मस्ट रिजेंबल एक्यूज्ड, ये भी इसमें वायलेशन है। ड्यू प्रोसेस आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन का, अनफेयर आइडेंटिफिकेशन टेंट्स द होल ट्रायल, ये भी इसमें वायलेशन है। तीसरा था जी डिफेंस ने कहा जी जियो फेंसिंग जो आपने करके बंदे पकड़े, ये कुछ भी नहीं करता, जियो फेंसिंग तो 3-4 किलोमीटर का रेडियस है, सिम दिखाता है वहां पर, वो आपने सानों को तुन दिया। जज साहब ने कहा द जियो फेंसिंग रिपोर्ट कंफर्म्स द अक्यूज्ड वर एट द क्राइम सीन, डिफेंस ऑब्जेक्टिव्स आर ओवररूल्ड। 63 पे जज साहब ने एडमिट किया है कि जियो फेंसिंग इज नॉट कंक्लूसिव, फिर भी इसको प्रूफ के तौर पे यूज किया है। ये मैं आपको पेज नंबर के साथ दे रहा हूं, आप खुद पढ़ सकते हैं, आप खुद देखिए जरा कितने आसानी से मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं। वायलेशन क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ, मोहम्मद शरीफ वर्सेस द स्टेट, प्रोसिक्यूशन मस्ट एलिमिनेट ऑल डाउट्स, हैं जी। इसके बाद आ गया चौथा, एलाबाइज प्रूफ इनोसेंस डिफेंस का आर्गूमेंट था, फवाद चौधरी का मान लिया उन्होंने, राना असद महमूद का नहीं माना। जज साहब ने पेज 50 और 51 पे लिखा है द अक्यूज एलाबाइज आर इनसफिशिएंट टू ओवरराइड द प्रोसिक्यूशन एविडेंस, द प्रेजेंट एट द क्राइम सीन स्टैंड्स एब्सेंट। जरताज गुल नहीं थी, उमर अयूब नहीं थे, इनके एलाबाई थे, नहीं माने जज साहब ने। फवाद चौधरी के मान लिए, ख्याल कास्त्रो, जैन कुरैशी के मान लिए, हैरत अंगेज को। इसलिए कल मैंने कहा था जो जो इस केस में कन्विक्ट हुआ है वो सुरखरू हुआ है। अब जज साहब ने एक्सप्लेन नहीं किया कि प्रोसिक्यूशन ने कैसे एस्टेब्लिश किया, ठीक है। राना के मेडिकल रिकॉर्ड जो हैं वो डिसमिस किए गए, बाकी उमर अयूब के इसके वायलेशन राइट टू डिफेंस आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एलाबाइज मस्ट बी प्रॉपर्ली। इसके बाद आ गया जी अगला, मल्टीपल FIRs आर इलीगल, सुगरा माई केस, ये सब लोग बात करते हैं एक केस की डबल जेपडी का। जज साहब ने इसको कैसे इग्नोर किया, जज साहब ने कहा ईच सिटी वायलेंस वाज अ सेपरेट कंस्पिरेसी, दस मल्टीपल FIRs आर जस्टिफाइड। जज साहब ने पहले लिखा है, फैसले में लिखा है कि जी ये नेशन वाइड कंस्पिरेसी थी, अब कह रहे हैं कि नहीं, अगर नेशन वाइड थी तो एक FIR होनी चाहिए, अगर कह रहे हैं हर एक की अलग थी तो फिर वो कंस्पिरेसी नहीं हुई ना भाई, और वायलेशन हो गया भाईजान आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, डबल जेपडी, एक्यूज कैन नॉट बी ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम एक्ट। आगे आ गया जी डिफेंस आर्गुमेंट, नो प्रूफ ऑफ टेररिज्म। जज साहब ने इसमें लिखा है द अटैक ऑन ISI ऑफिस फॉल्स अंडर 80A, द एक्यूज एक्शन स्प्रेड फियर इन सोसाइटी। जज साहब ने ये प्रूव नहीं, इसमें कभी जजमेंट में प्रूव नहीं है कि हु स्पेसिफिकली अटैक्ड ISI ऑफिस, क्या 185 186 ने टेरराइज करने का था। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसमें यूज किया है जज साहब ने, ठीक है, जो कि वायलेशन है कि जज साहब ने ऑल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के लिए ATA लगा दी। उसके बाद आ गया रिकवरीज, प्लांटेड रिकवरीज थी, कोई फोरेंसिक लिंक नहीं था। जज साहब ने माना है कि द रिकवरी, जज साहब ने लिखा है पेज नंबर 64 पे, द रिकवरीज corroborate the prosecution's version, defense objections are meritless। पेज 64 पे जज ने एडमिट किया है कि जी स्टिक्स जो डंडा कॉमन चीज होती है, चेन ऑफ कस्टडी वायलेट हुई है, लेकिन जज साहब ने कहा कोई गल नहीं। इतना काफ़ी है मेरा ख्याल है, मैं भी थक गया हूँ बोल बोल के, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि ये किस किस्म के जज साहब हैं, किस किस्म की उन्होंने वर्डिक्ट दी है, और इससे इंसाफ का कितना एक बोलबाला हो गया होगा। फिर बात वही आ जाती है कि डर सिर्फ इमरान खान का है, बाकी नून लीग, ख्वाजा आसिफ वगैरह सारे चीख पुकार रहे हैं कि गंडापुर साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी कर दी, क्योंकि गंडापुर ने बयान दिया आप मासूम बच्चे मर रहे हैं, हमने देखा बाजोड़ में, हमने एविडेंसेस देख रहे हैं, हम तस्वीर देख रहे हैं। आज से पहले ऑपरेशन में नहीं आई थी, आज से पहले ऑपरेशन में तमाम जमातें एक लाइन पर होती थी, लेकिन अब जो चीज़ें आ रही हैं वो ना सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि हौलनाक भी है। इन चीज़ों के ऊपर बात करना ज़रूरी है। गंडापुर साहब का बयान जी फैटफ में इंडिया ने उठा लिया कि जी पाकिस्तान ये करता है, तो मुझे ख्वाजा आसिफ साहब से सवाल है, डॉन लीक्स में क्या था, क्या यही बात डॉन लीक्स में नहीं थी? मैं वीलॉग इस पर कर चुका हूँ। नवाज शरीफ साहब ने जब कहा था मुंबई अटैक में पाकिस्तानी टेररिस्ट ने किया है, तो वो क्या था जनाबे वाला? हैं जी, आपने पिछले दिनों बयान दिया है कि हम 3 दहाइयाँ तक दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही करते रहे हैं, तो उस पर भी इंडिया ने वो बयान आपका उठा के वो भी लेके गए थे, वो क्या है? तो एवं सर सिलेक्टिव चवले ना मारा करें प्लीज़, मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेहरबानी कीजिए। ये नाजरीन मेरी तारीख की सबसे लंबी वीडियो होगी, मैं बोल बोल के थक चुका हूँ, ज़बान मेरी लमक चुकी है, मुझे दीजिएगा इजाज़त। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेहनत बड़ी लगी है इस पर। अल्लाह हाफ़िज़।